दोस्तों, हम दोनों के बीच अभी ये बात हो रही थी कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस इसका भी होना चाहिए कि यहाँ सब इतना तो थक नहीं गए हैं कि अब बात करने की भी सख्त नहीं रही है। तो अगर ये सबकी राय है, मेजॉरिटी की राय है कि ये सेशन चले तो हम लोग चलाएं, वरना थोड़ी देर बाहर जाएं। चलिए, तो फिर ये सेशन चलाते हैं। ये वोट उसके लिए नहीं था, हमने मान लिया बाहर जाने के लिए। दोस्तों, इस वक्त अपूर्व ने सुबह सुबह भूमिका बना दी थी इस बात की कि पूरे देश में एक उबाल सा आया हुआ है जिसको कुछ लोग आग का नाम दे रहे हैं, और ये जब आसाम से शुरू होकर के दिल्ली पहुंचता है तो वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उबाल आता है, और उसके बाद वहाँ से ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ में फैलना शुरू होता है। और हमें मालूम है कि अलीगढ़ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। इसके बाद जो डिबेट शुरू होती है, इसमें पुराना एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, उनका काम असल में पढ़ाई करना है। यूनिवर्सिटीज शुड बी सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड नॉट सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स। मेरा मानना यह है कि अगर इस सवाल को हम शुरू में देखने की कोशिश करें तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों की उम्र से कहीं ज़्यादा उम्र रखता हूँ, और बचपन में जब आंखें खोली थी तब से ये सुनता आ रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को और आपको पॉलिटिक्स में नहीं लेना चाहिए हिस्सा। बहुत उम्र पड़ी है, फिर शुरुआत होती है यूनिवर्सिटी में आ गए हो, यहाँ पढ़ के निकल जाओ, फिर ये पॉलिटिक्स करना। फिर उसके बाद आता है कि अरे भाई नौकरी मिल जाए तब पॉलिटिक्स करना, और फिर उसके बाद आता है कि अब तो बच्चे हो गए, उनकी जिम्मेदारी है पॉलिटिक्स, उसके बाद ये जिम्मेदारी पूरी कर लो। और जब बूढ़े हो जाते हैं तो मेरे जैसे लोगों से कहते हैं इतने बूढ़े हो गए पॉलिटिक्स करोगे। तो ये कौन लोग हैं जो ये बात बार बार कहते हैं कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए? मैं मानता हूं कि इनको दो कैटेगरीज में रखा जा सकता है। एक वो लोग हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, it's a political act for them to generally propagate that universities should not be center of politics. But there are those naive people who think politics is a dirty game and therefore students should not indulge in, or anybody should not indulge in politics. ये जो कैटेगरी है, जो नाइव आम शहरी की कैटेगरी है, पेरेंट्स हैं इसमें, आपके साथी होते हैं क्लास के अंदर, ये कौन लोग हैं, ये क्यों कह रहे हैं? मेरे ख्याल में इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है तीनों चीज़ों की, एजुकेशन की, पॉलिटिक्स की, और साथ साथ सोशल चेंज की, सोसाइटी, सर्विंग द सोसाइटी, इन तीनों की डेफिनेशन बहुत स्क्यूड डेफिनेशन होती है इनके पास। और अगर बात की जाए पॉलो फ्रायर की, तो वो मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरती के साथ इस बात को कहता है कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बैंकिंग मॉडल है। उसने अलग अलग लफ्ज़ यूज़ किए हैं, कहीं बैंकिंग मॉडल कहा है, कहीं बैंकिंग नोशन कहा है उसने। बट what he is arguing, and most of us are aware of it, I'm sure, therefore I will not go into detail. What he is arguing is कि टीचर जो है उसका काम है डिपॉजिट करते रहना स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स का काम है कि उसको इंफॉर्मेशन को रखते रहना। और ये इंफॉर्मेशन जो है ये लाइफलेस इंफॉर्मेशन है। 4 दूनी 8 को वो बार बार यूज़ करता है कि 4 दूनी 8 जो है ये लाइफलेस है। जब कैपिटल की बात करती हैं हम किसी की, तो वो लाइफलेस होता है, वो उसके अंदर कोई जान नहीं है, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट नहीं। और इसलिए
ये लाइफलेस इंफॉर्मेशन जमा करने का सिस्टम जो है वो आपको अल्टीमेटली यहाँ तक ले जाता है कि एक प्रमाण पत्र मिलता है बाद में, जो डिग्री की शक्ल में हो या मार्कशीट की शक्ल में हो, जो ये बताता है कि आप कंप्लीट इडियट बनाए जा चुके हैं। वो ये बताता है कि आपके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन डिपॉजिट कर दी गई है जो कंप्लीटली लाइफलेस है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और अब आप थिंकिंग सिटीजन नहीं है, एंड ही यूजेस द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। तो आप ट्रांसफॉर्मर ऑफ सोसाइटी नहीं है, आप बिल्कुल पैसिव हो चुके हैं। और ये एटीट्यूड समाज का ज्यादातर कि स्टूडेंट्स को लाइफलेस, पैसिव और नॉन थिंकिंग और नॉन ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट होना चाहिए समाज के अंदर। आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप लॉयर हो सकते हैं, पर आप ट्रांसफॉर्मर आपको नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी अ कैटलिस्ट टू ट्रांसफॉर्म दिस सोसाइटी और रियलिटी अराउंड यू, वेदर इट्स इकोनॉमिक रियलिटी, मटीरियल रियलिटी और सोशल रियलिटी। ये लोग जब कहीं एजिटेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो इनके लिए, जिसकी बात कर रहा था, कॉग्निटिव डिसोनेंस इनके दिमाग में पैदा हो जाता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि इनकी समझ में आने लगता है कि बियॉन्ड फोर वॉल्स अगर एजिटेट किया जा रहा है और बच्चे निकल रहे हैं बाहर, तो इनको पूरी तरह से वापस कंटेन करने की जरूरत है उन फोर वॉल्स में। और वापस जब आप कंटेन करने की कोशिश करते हैं तो लर्निंग प्रोसेस होता है। एक तरफ स्टेट का दमन, स्टेट का जो रिएक्शन है वो इनको पुश करता है कि वापस फोर वॉल्स में जाओ, और दूसरी तरफ सोसाइटी, लार्जर सोसाइटी इनको पुश करती है कि वापस जाओ। क्योंकि अगर तुम कैटलिस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बन जाओगे, थिंकिंग सिटीजन्स बन जाओगे, तो यू बिकम डेंजरस। लेकिन अगर हम दूसरे सेगमेंट को देखें, दूसरी कैटेगरी को देखें, जो कैटेगरी अपनी पॉलिटिक्स के लिए यूज कर रही कि बच्चे बाहर ना आए, प्रोटेस्ट ना करें, वो ना निकलें बियॉन्ड फोर वॉल्स, उन्हें कहीं ज्यादा मालूम होता है ये कि इस प्रोसेस से the balance of power can be changed. Probably most of the students and the young ones will go back to that system of education, which is banking system of education, but some of them will get transformed, and they have followed themselves the same route. वो खुद नेता बने हैं पॉलिटिक्स में और उसी रूट से आए हैं। हम जेपी मूवमेंट को देख सकते हैं, इमरजेंसी का पीरियड देख सकते हैं। मेरी जनरेशन के लोगों को अच्छी तरह से याद है कि आज के बहुत सारे नेता, इनफैक्ट मेजॉरिटी नेताओं की उस मूवमेंट से निकली हुई है। वो किसी भी पार्टी में हो, वो किसी भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन में हो, उनको खतरा लगने लगता है कि अगर हमने ये दरवाजे बंद नहीं किए तो कल ये हमारे लिए खतरा बन जाएंगे, ये नई जनरेशन जो आ रही है। इन दोनों चीजों को पहचानते हुए हमें इस मूवमेंट को देखना चाहिए जो इस वक्त खड़ा होता हुआ लग रहा है। अभी मेरे ख्याल में ये बहुत नेसेंट स्टेज में है, और जो रिस्पॉन्स है इसकी तरफ स्टेट का और हमारे अब मीडिया का, शुरू के 3 दिन छोड़ दिए जाएं, अब जो रिस्पॉन्स है मीडिया का वो पूरी तरह से इसको सप्रेस करने की कोशिश करना है। सिर्फ कम्युनलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, वो कम्युनलाइजेशन कर रहे हैं इसका, और वो समझते हैं कि वो रूट, इनफैक्ट फैशिस्ट को बहुत ज़्यादा, मैं बार बार कहता हूँ, क्रिएटिव नहीं होते, यही तरीका आता है दबाने का। तो ये प्रॉब्लम जो है हम लगातार स्टडी करते रहें और इस पर नज़र रखें, ये बहुत ज़रूरी है। जो पुराने मूवमेंट से सबक हैं उनको लेकर के इसको सपोर्ट करना है या इसको किस तरह से और ज़्यादा एक्सेंचुएट करना है, एक्सेलरेट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब वो लोग जो पूरी तरह से बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन के एक छोटे से हिस्से से गुजरे हैं और 10वां पास हैं,
तो वो तो जाहिर है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर करते रहेंगे, जैसा कनाडा में जा कर के हमारे मतलब he is a very good example of that. He is one of the best examples probably of that. मेरा मानना है. But on a serious note, उन लोगों का रिएक्शन यही होगा जो हमें दिखाई दे रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में ये क्रैकडाउन जो है ये ज़्यादा बढ़ेगा. अभी ये इस क्रैकडाउन की शक्ल जो है वो इमरजेंसी की शक्ल में नहीं आई है पूरी तरह से. जो लोग इमरजेंसी को पढ़ा है, जिन्होंने, या मेरे जैसे लोग जिन्होंने जिया है इमरजेंसी को अपने प्राइम पीरियड में, वो ये जानते हैं कि अभी इमरजेंसी जैसा क्रैकडाउन नहीं हुआ है कि रात को किसी का दरवाज़ा खटखटाया जाए और उसको, और ये मास स्केल पे, छोटे स्केल पे हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, आज भी हो रहा है. कल रात की भी खबरें हैं कई जगहों से कि रात को पुलिस ने आकर के पहले ही उठा लिया लोगों को. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आगे आने वाले 6 महीने के अंदर एक बड़े क्रैकडाउन की बहुत बड़ी संभावना है, बहुत बड़ी प्रॉबिलिटी. अपूर्व इसके ऊपर बोलते रहे हैं, और मेरे ख्याल में NRC के बारे में अपूर्व ने अभी बहुत तेज़ी के साथ सारे मुल्क का भ्रमण करते हुए और दिल्ली के अंदर बहुत एक्टिवली उसको पार्टिसिपेट किया है, और ऑलमोस्ट हर इशू के ऊपर बोलते रहे हैं. अपूर्व, ये मूवमेंट की शुरुआत में NRC और CAA का क्या रोल है, उसके ऊपर अगर आप कुछ रोशनी डालें तो मेरे ख्याल में बात पूरी होगी. आज मैंने जो 2 पैनल्स सुने थे सुबह, जिसमें गुड़गांव और मुंबई की बात की गई थी, और उसके बाद एक और प्रेजेंटेशन में सुन रहा था जिसमें शहर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जगह कहाँ है उसको लेकर बात की जा रही थी. तो शहरियत की जो हमारी पूरी समझ है वह एक ख़ास किस्म की है, जिसमें हम ये मानते हैं कि आप शहरी बनते हैं. शहरी बनने का मतलब जनतांत्रिक बनना है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि हम शहरी बनते हैं तो भी हमारे रिश्ते बहुत सीमित होते हैं, बहुत महदूद होते हैं. ज़्यादातर लोगों के रिश्ते बहुत सीमित होते हैं, और इसलिए हम जो ये उम्मीद करते हैं कि एक बड़ी बिरादरी कायम होगी, जो और इसलिए शहरों को गांवों से बेहतर कई बार माना जाता है कि छोटी आपकी किनशिप से निकलकर एक बड़े कम्युनिटी की, एक बड़े समुदाय की संभावना पैदा करते हैं, उसको मुमकिन बनाते हैं. लेकिन होता कई बार इसके उलट है, यानी शहर उन्हीं सारी पूर्वाग्रहों को, उन्हीं सारे प्रेजुडिसेस को फिर से पैदा करता रहता है. और ये बात जितना शहर के बारे में सच है उतना ही शिक्षा के बारे में भी सच है, क्योंकि तालीम के बारे में हमारा ख्याल ये है कि तालीम बदलाव लाती है और समानता की तरफ ले जाती है. लेकिन उदाहरण यह है कि तालीम समाज में जो पहले से विभाजन है उस विभाजन को और गहरा करने का काम करती है, और असमानता को और गहरा करने का काम करती है. और यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो शिक्षा के दर्शन शास्त्र में बार बार पूछा जाता है कि क्यों शिक्षा से परिवर्तन संभव नहीं. उसमें यह संभावना है, फिर भी क्यों परिवर्तन संभव नहीं. और इस द्वंद्व या इस पेचीदगी से हम कैसे जूझें, क्योंकि हिंदुस्तान जैसी जगह में, या शायद दुनिया भर में, हिंदुस्तान में ज़्यादा, क्योंकि हम उसकी हकीकत को जानते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हकीकत जाति की हकीकत है, और जाति की हकीकत इतनी बड़ी है कि उसने सारे मजहबों को शिकस्त दे दी. तो जाति के लिए हिंदू धर्म को जिम्मेवार ठहराया जाता है, तो बेचारा वो है जिम्मेदार. और अम्बेडकर साहब ने उसके नाश की कल्पना की थी वगैरह वगैरह, लेकिन जाति थोड़ा मुस्कुरा रही है
क्योंकि वो अम्बेडकर साहब को कहेगी कि ठीक है, आप अगर हिंदू धर्म का नाश भी कर देंगे तो मैं बौद्ध धर्म में भी जिंदा हूँ, और मैं ईसाइयत में भी जिंदा हूँ, और मैं सिख धर्म में भी जिंदा हूँ, और मैं इस्लाम में भी जिंदा हूँ, तो मैं सब में हूँ। इसलिए जाति ने सबको जकड़ लिया है। और तालीम यहाँ एक संभावना देती है कि वह जाति जो हमारी गतिशीलता को बिल्कुल रोक देती है और रिश्ते बनने को रोक देती है, उसमें तालीम, और तालीम में इस तरह के इदारे, इस तरह की जगहें जो हम बनाते हैं, वहाँ शायद यह गतिशीलता बनती है। और जिसे मैं नई तरह की नज़दीकियाँ कहता हूँ, न्यू टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिटीज़ या न्यू प्रॉक्सिमिटीज़। तो हमारे जितने तालीम के इदारे हैं वो एक लिहाज से मुझे बहुत कीमती जान पड़ते हैं कि वो नई प्रॉक्सिमिटीज़ जनरेट करते हैं। मैं एक विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़ा हुआ था जो वर्धा में अब स्थापित हो गया है, जिसका नाम महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है। क्यों वो अंतर्राष्ट्रीय है, क्यों हिंदी विश्वविद्यालय है, इन दोनों का तर्क हम लोगों के पास नहीं था। हमारे जो उसको बनाने वाले कुलपति थे वो कहते थे कि आप किसी सैलून का नाम अंतर्राष्ट्रीय रख देंगे तो अंतर्राष्ट्रीय थोड़ी हो जाएगा, तो उसी तरह आप एक विश्वविद्यालय का नाम अंतर्राष्ट्रीय रख दीजिए तो थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। लेकिन उसका नाम था और वो वर्धा में था, तो गांधी की से जुड़ी हुई जगह पर। और शुरू में उसमें 40 छात्र, जैसा होता है किसी भी विश्वविद्यालय के शुरू में 40 छात्र। मेरा काम दिल्ली और वर्धा दोनों आते जाते उसको देखते रहना। तो वर्धा में जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने एक बार बहुत फिक्रमंद होकर, चिंतित होकर मुझे फ़ोन किया कि साहब यहाँ तो बहुत गड़बड़ हो रही है, आप आ जाइए। तो मैं गया, मैंने कहा क्या हो रहा है? तो कहा कि यहाँ तो लड़के लड़कियाँ आपस में मिलने लगे हैं बहुत ज़्यादा और वो नागपुर चले जाते हैं। मैंने कहा कि अब आप निश्चिंत हो जाइए, विश्वविद्यालय की दागबेल लग गई है और वो जम जाएगा। तो बहुत हैरान हुए, बोले कि आप ऐसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि विश्वविद्यालय में पहली ज़रूरत है प्रेम का होना, और जब उत्तर पूर्व से, मणिपुर से आई हुई लड़की से बिहार मुजफ्फरपुर का कोई लड़का प्रेम करने लगे तो आप मान लीजिए कि विश्वविद्यालय बन जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हाल में मेरी एक छात्रा ने मुझे फ़ोन किया, मैं चंडीगढ़ में था, उसने मुझे फ़ोन किया कि सर मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि ये पीएचडी की छात्रा हैं और जैसा पीएचडी वालों की आदत होती है कि वो रात के 11 बजे फ़ोन करके कई बार कहते हैं कि सुबह ही चैप्टर दिखाना है आपको। तो वो झुंझलाया, मैंने कहा कि मैं चंडीगढ़ में हूँ। तो उसने कहा कि नहीं ज़िंदगी मौत का सवाल है। मैंने कहा वो क्या हो गया? तो फिर पता चला कि उनको शादी करनी थी और उसमें एक गाइड की मदद चाहिए थी। तो गाइड्स का ये एक अलग काम भी होता है चैप्टर देखने के अलावा। तो खैर ये, हाँ, मैं इससे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ मसला था एक तथाकथित ऊंची जाति की लड़की, बिहार की बहुत ही कठोर दायरे में बंधी हुई, और एक राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के लड़के के बीच की शादी। और ये संभावना सिर्फ पैदा हुई क्योंकि वो दोनों विश्वविद्यालय में आए, और उस विश्वविद्यालय में मुझे मालूम नहीं कि उसने कितना हिंदी सीखी, कितना शोध सीखा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा हासिल था कि एक अनुसूचित जनजाति का लड़का और एक ब्राह्मण लड़की या भूमियार लड़की दोनों शादी करने की सोच रहे हैं। ये एक प्रकार की क्रांति थी, परिवार से बाहर जाना। तो चूंकि विश्वविद्यालय इस तरह की जगह हैं जहाँ नई तरह की गतिशीलता, नई तरह की नज़दीकियाँ बनने लगती हैं, इसलिए वो समाज के लिए बहुत परेशानी की जगह हैं और समाज उनमें हस्तक्षेप करना चाहता है, दखलंदाजी करना चाहता है, उनको अपने मुताबिक बनाना चाहता है। और पिछले दिनों उसमें एक चीज़ और जुड़ गई है समाज के साथ, राष्ट्र भी, क्योंकि अब विश्वविद्यालय पिछले 6 साल में ये पता चला कि अगर कोई राष्ट्र के इस दमनकारी विचार के विरुद्ध, और मैं राष्ट्र को अपने आप में दमनकारी विचार कह रहा हूँ, उसके विरुद्ध अगर कोई खड़ा हो सकता है तो सिर्फ विश्वविद्यालय खड़ा हो सकता है। सिर्फ उसी में यह आत्मविश्वास है कि वो खड़ा हो। और इसलिए पिछले 6 साल में पूरी
पूरी जो जंग है वो राष्ट्र बनाम विश्वविद्यालय की जंग हो गई, जिसमें विश्वविद्यालय को राष्ट्र के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है और राष्ट्र एक तरह से उस पर हमला कर रहा है। ये पहली बार हो रहा है पिछले 6 साल में। मेरे एक दोस्त हैं, अहमदाबाद में हैं, उन्होंने बताया कि उनके जो ड्राइवर है, उसने, जो मेहसाणा का है, उसने उनसे पूछा कि सर JNU का पूरा फॉर्म क्या जिन्ना नेशनल यूनिवर्सिटी है? तो बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, उसका नाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। तो उसने कहा कि नहीं, हम लोगों को ये बताया जा रहा है और जाहिर है व्हाट्सएप के ज़रिए कि जिन्ना नेशनल यूनिवर्सिटी है और उसमें जो छात्र पढ़ते हैं उनके खाने की थाली 300 रुपये की होती है, लेकिन उसमें वो सिर्फ 12 रुपये देते हैं या 18 रुपये देते हैं, बाकी सारा पैसा हम लोग देते हैं। तो ये पहली बार हो रहा है पिछले 6 साल में कि मेस का ब्रेकअप, यह अब जनता को पता है कि जनता जान रही है कि JNU के जो छात्र हैं या जादवपुर के जो छात्र हैं, ये दरअसल हमारा पैसा खा रहे हैं। और पहली बार ये हो रहा है कि आप मेट्रो में सफ़र करें या बस में सफ़र करें, लोग ये पूछ रहे हैं कि ये 6-6 साल वहाँ पढ़े क्यों रहते हैं, वहाँ पढ़े रह के कर क्या रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है मुझे। तो अब तक का जो इतिहास है विश्वविद्यालयों का भारत में, उसमें बहुत संकटों से और परेशानियों से वो गुजरे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि भारत में विश्वविद्यालयों को अगर देख लें तो वो 3 तरह, आप उनकी टोपोग्राफी देख सकते हैं कि एक है जो धीरे धीरे खंडहर हो गया है या रेगिस्तान हो गया है, वो राज्य के विश्वविद्यालय हैं जिनमें बहालियाँ नहीं हुई हैं अरसे से, लेबोरेटरीज़ में केमिकल्स नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं हैं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके लोग पढ़ते हैं वहाँ एनरोल करके। तो एक वो है, और दूसरा है जो उपेक्षा का शिकार है, जो धीरे धीरे छीज रहा है, ख़त्म हो रहा है, जंग लग रहा है उसमें, जंग लग रहा है। और तीसरा है जो JNU जैसी जगह है जिसको बुलडोज किया जा रहा है, उसमें डायनामाइट लगा के उड़ाया जा रहा है। तो वो उनको छोड़ दें, लेकिन उन परेशानियों को छोड़ दें। पहली बार विश्वविद्यालय के सामने एक तरह के वजूद का संकट है, यानी विश्वविद्यालय की लेजिटिमेसी ही सवालों के दायरे में। जनता पहली बार विश्वविद्यालय को हिकारत की निगाह से देखती है और पहली बार ज्ञान को हिकारत की निगाह से देखा जा रहा है। यह पिछले 70 साल में पहली बार हुआ। इसके पहले यह था कि एक इज्जत से देखते थे, और हम कितना भी यह कहते रहें कि नहीं, हमें एक साधारण व्यक्ति को ज्ञान का स्रोत मानना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि विशेषज्ञता का एक मतलब होता है, वैज्ञानिक होता है, उसको वैज्ञानिक पद्धति मालूम है, तर्क का तरीका मालूम है। और जनता को भी यह पता था कि भले ही उसने निराला को न पढ़ा हो या श्री को न पढ़ा हो, उसको मालूम है कि निराला एक बड़े कवि हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर एक बड़े कवि हैं, और उनकी इज्जत की जानी चाहिए। लेकिन अब वो अथॉरिटी पूरी तरह से चैलेंज है, और वो नेशन के आर्ग्यूमेंट से चैलेंज है। मैं सिर्फ एक किस्सा सुनाता हूँ, अपनी बात ख़त्म करूँगा। वो नोटबंदी हुई थी और उसके बाद काफ़ी बेचैनी थी, और मैं दिल्ली में मेट्रो से सफ़र कर रहा था। 2 लोग मेरे सामने थे, तो एक ने दूसरे को बुजुर्ग मान के अपनी सीट दी। जिनको सीट दी, उन्होंने जिसने सीट दी थी उसकी तरफ देखा और देखा कि वो कुछ बड़बड़ा रहा है, तो उसके बड़बड़ाने से उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि इतने दिन बाद आज़ाद हुए हो तो तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। तो उसने बहुत सादगी से कहा कि हम तो अभी भी आज़ाद नहीं हैं, हम तो गुलाम हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि 800 साल की गुलामी के बाद आज़ादी हुई है। तो मैंने हस्तक्षेप किया, मैंने कहा कि देखिए ऐसा है कि आपने एक सवाल किया, उन्होंने जवाब दे दिया, अब आप उस पर टूट पड़ रहे हैं, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, देखिए ये शिकायत कर रहे हैं। अब 69 में निक्सन ने अमेरिका में नोटबंदी कर दी थी और उसकी वजह से वहाँ ड्रग माफिया के कमर टूट गई और अमेरिका में खुशहाली आ गई। तो
तो ये इतिहास का बिल्कुल एक नया तथ्य था जो मुझे मिला था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कहाँ से मालूम हुआ? मैं भी मेरा भी कारोबार पढ़ाने का है, तो अगर आप बता देंगे तो मैं पढ़ लूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, मुझे मालूम है। मैंने कहा हाँ मालूम है, तभी तो आप बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ से मालूम हुआ? तो उन्होंने कहा गूगल मार लो। मैंने कहा गूगल पर अगर मैं सर्च करूँगा तो जो अभी आप बोल रहे हैं वो भी निकल आएगा। तो गूगल नहीं, आप मुझे किस किताब का नाम बताइए, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ आप जो बोल रहे हैं ठीक नहीं है। तो उन्होंने, और मैंने ज़रा रुआब जमाने के लिए कहा कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा था। तो उन्होंने कहा फिर क्या हुआ, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैंने गूगल में पढ़ा। उससे मेरी समझ में एक बात आई जो हाल में मेट्रो की एक दूसरी चर्चा से समझ में आई थी कि जिसे आप ज्ञान की हैसियत कहते थे, वह ज्ञान की हैसियत एक उल्टे डेमोक्रेटिक आर्गुमेंट से पूरी तरह से ध्वस्त की जा चुकी है। तो अब आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर आप ये दावा, अब आप जो कह रहे हैं वो सिर्फ एक ओपिनियन है, सिर्फ आपका एक ख्याल है, ओपिनियन है, और उस ओपिनियन को दूसरा ओपिनियन कॉन्टेस्ट कर सकता है, और इसलिए सारा मामला अब राजनीतिक है। कोई भी चीज शिक्षा के जिन बुनियादी मान्यताओं को लेकर हम मानते थे कि ये समाज मानता है, ये एजम्पशंस हैं, अब वो चरमरा चुके हैं। हम इस बिंदु पर खड़े हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। वही पूछ रहे थे, जानना चाह रही थी, जो बात हो रही थी कि स्टूडेंट्स जो ये, मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, तो यू ऑब्वियसली फील रिस्पॉन्सिबल कि स्टूडेंट्स बच्चे हैं आखिर, सो व्हेन दे आर गेटिंग सो इन्वॉल्व्ड इन दिस एंड दे हैव टू फेस ऑल द रेजिस्टेंस एक्सेट्रा बिकॉज ऑफ दैट, तो व्हाट यू हैव टू से कि ये स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं मूवमेंट्स, आम आदमी उतना नहीं कर रहे हैं जितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो हाउ डू यू रिलेट टू दैट? पिछले डिस्कशन में और आपने जो कहा उस कॉन्टेक्स्ट में भी, इंडिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में खास करके देयर इज ए वॉर ऑन साइंस गोइंग ऑन. आई हैव एन अमेरिकन फ्रेंड एंड ही कीप्स टेलिंग मी अबाउट दैट, and anything we are witnessing in India is far superseded in the United States. So all this Ganesh Ji's plastic surgery and various Vedic science and all that we've been hearing, its equivalent is there in the United States. And आपने जो कहा कि there is no authority to the university or to scientific knowledge anymore, a kind of democratic overturning has been made. The same is true in the United States. The legitimacy of science as an argument is itself being just normatively destroyed. I was referring to the Dunning-Kruger effect, which is exactly what you explained, जो आपने explain किया था. ये conversation जो WhatsApp यूनिवर्सिटी की कहानियाँ हैं, जब आदमी को exposure नहीं होता है and the person takes that as gospel truth, and then anybody who intervenes on that particular topic, the ability and the authority for you to argue against that person's knowledge becomes a given in this entire scenario. मेरा सवाल गौहर साहब से और अपूर्वानंद जी दोनों से है, और आपने वो दो टाइपोलॉजी जो कि चार दीवारी से बाहर है उसका जिक्र किया, और आपने ये एक मनुष्य का जो ट्रेन में मिले और उन्होंने कहा कि उनको ये ज्ञान है उसका जिक्र किया। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि इंडिविजुअली, ज़ाती तौर पे हमारी लड़ाइयाँ हैं बड़ी कॉमन सी लड़ाई, जैसे नौकरी की, खाने की, एक रोज़मर्रा की स्ट्रगल है। क्या हम ऐसे ही थे, ये हम रिवील कर रहे हैं अब या हम अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहे हैं? क्योंकि शायद हमारी कुछ उम्मीदें थी, वो उम्मीदें खरी नहीं उतर पाई। शायद हम गुस्सा हैं बहुत लोगों से,
और हम उस गुस्से को जाहिर कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये इसमें मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है समझने में। मतलब क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूँ, रिसर्च भी करता हूँ और फील्ड में बहुत काम करता हूँ और बहुत स्ट्रगल है रोज़मर्रा की ज़िंदगी। मतलब कैसे मैं ये मानूं कि आपके घर में खाने लाने की एक जिद्दोजहद है और उससे हटके मैं इस नैरेटिव के साथ एंगेज कर रहा हूँ, वो स्कोप ही नहीं मुझे नज़र आ रहा है। और अगर आ रहा है तो शायद हम ऐसे ही थे, मतलब अगर ये देखने को मिल रहा है शायद हम ऐसे थे और मुखौटा था या फ्रस्ट्रेशन। जो हम लोग कह रहे हैं कि लगातार आक्रोश जो है या फिर जो स्पेसेस जहाँ पे श्रिंक हो रहे हैं एक्सप्रेस करने के, डिसेंट के, वहाँ पे हमेशा स्टूडेंट्स ही लीड लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वॉइसेस भी उनकी है, एक्शन भी उनका है, सोशल एक्शन भी। और हम ज़्यादा देख रहे हैं कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा मोबिलाइज हो पा रहे हैं। सो एक तो burden only on students to take it forward, the lack of leadership right now, क्या हम लोगों की क्या accountability है, हम लोग क्या सिर्फ अपनी नौकरियां करते रहेंगे, नौकरी बचाते रहेंगे और क्या student ही ये लेगा burden. The other is why is this phenomena only right now only significant in the public institutions? Private institutions में भी students हैं. What is happening to the consciousness of those students? So how do we understand this phenomena? And something about the leadership of all these जितना भी अभी आक्रोश है, ये tipping point अभी कहाँ जा रहा है, लेकिन इसका कोई leadership, कोई direction में, what do you feel about that? I see 2 more questions. दो सवाल और फिर उसके बाद मेरा अपूर्वा से सवाल है। आपने बोला कि लोगों से एक दूरी बन गई है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दूसरे रूम में देखते हैं, उनको इज्जत नहीं देते हैं। तो इसका कारण केवल ये है कि ये 6 साल में बदला है या ये पहले से था? और इसका कारण क्या है? क्योंकि आपकी जो पूरी जो एक कॉलोनी है अलग है, आपका आने जाने का अलग है, जो आप लोगों से खुद कट गए। आफ्टर 6 पे 7 पे कमीशन के बाद ये सब जो है आप खुद कटते चले गए लोगों से। और एक तरफ मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता, उनका जो संघर्ष होता है उसमें हम खड़े नहीं होते हैं। तो वो देखते हैं कि ये अलग दुनिया के, हम अलग दुनिया के हैं। तो ठीक है, आप अपना देखिए, हम अपना देखें। तो इसका कारण क्या आप लोग देखते हैं ऐसा? ये सारे सवाल से ज़्यादा टिप्पणियाँ थी और उनका उत्तर मुझे अभी नहीं मालूम। जैसे मैं अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया हूँ कि ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं क्या ये 6 साल में हुआ है या किसी एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। आप जो कह रहे हैं कि क्या यह ज्ञान का जो समुदाय है उस समुदाय का साधारण लोगों से पूरी तरह कट जाना है। लेकिन उसके बाद दूसरा सवाल जो मेरे सामने है कि आखिर ज्ञान के समुदाय से यह अपेक्षा भी नहीं है। मसलन एक फ़िलासफ़र से हम ये उम्मीद नहीं करते हैं, या शायद ये उम्मीद नहीं थी कि वह जाकर एक जन संघर्ष में हिस्सा लेगा। ये उसका काम नहीं, एक इतिहासकार का काम वो नहीं था। रामशरण शर्मा से हम ये अपेक्षा नहीं करते थे कि बेगूसराय में अगर भूमि संघर्ष हो रहा हो तो रामशरण बाबू हिस्सा लें, क्योंकि वो बेगूसराय के हैं। रामशरण बाबू का काम प्राचीन इतिहास या कौसाम्बी का काम यही था। तो और उसकी वजह से जनसंघर्ष उनके साथ एक रिश्ता बनाते थे। तो मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूँ, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मैं भारतवर्ष में ज़रूर ये बात मानता हूँ, लेकिन फिर इससे दूसरे देशों में जो हो रहा है वो कैसे उसकी व्याख्या होगी, यानी अमेरिका में जैसे हो रहा है। भारतवर्ष में मैं भाषा को एक बहुत बड़ा कारण मानता हूँ, क्योंकि भारत में ज्ञान या तालीम का जो पूरा काम है उस भाषा का कोई रिश्ता नहीं है जिसको ज़्यादातर लोग समझते हैं उससे। अब मैं यह कहते हुए
पूरी तरह सचेत हूँ कि दरअसल जब मैं इतिहास अंग्रेज़ी में लिख रहा हूँ या आर्किटेक्चर अंग्रेज़ी में लिख रहा हूँ या अर्बन स्पेसेस पर अंग्रेज़ी में लिख रहा हूँ, तो मैं अंग्रेज़ी नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक दूसरी भाषा लिख रहा हूँ जिसको अंग्रेज़ी जानने वाला हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। उस परेशानी का एहसास है मुझको, लेकिन ये जो पूरी तरह से खाई है जिसमें मैं एक शब्द भी नहीं समझ सकता हूँ और ये पूरी दुनिया अलग बन रही है, इससे इस दुनिया के खिलाफ मेरे मन में गुस्सा ज़रूर भरा जा सकता है। और इसलिए एक तरह का एंटी एलीट सबाल्टर्न आउटरीच, उसका सहारा लेकर आप मीडियोक्रिटी को मोबिलाइज कर सकते हैं। इसके विस्तार में जाने का हमारे पास अभी वक्त नहीं है, लेकिन समाज में मीडियोक्रिटी मोबिलाइज की जा सकती है और उस मीडियोक्रिटी को मोबिलाइज करके एक्सेलेंस पर हमला कराया जा सकता है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम जब लागू किया गया था, उसको सफल करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने ठीक यही चीज़ की थी कि उन्होंने कहा कि ये जो यूनिवर्सिटी के एलिट्स हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने जो इंटरव्यूज दिए उसमें उन्होंने कहा कि 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम का विरोध आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं उनको आर्म चेयर ही होना है, उनको दौड़ते हुए थोड़ी पढ़ाना है या कुश्ती करते हुए या कुछ और करते हुए। और ये वीसी इंटरव्यू दे कि आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल्स आर अपोजिंग 4 ईयर अंडरग्रेड प्रोग्राम बिकॉज इट्स प्रैग्मेटिक, इट्स मोर पीपल फ्रेंडली वगैरह वगैरह वगैरह। तो उस वक्त मैं थोड़ा समझ पाया था कि कैसे आप एक एंटी एलिटिज्म को लेकर और उसके बहाने आप मीडियोक्रिटी जो कि वायलेंट होती है उसका सहारा लेकर आप डिमोलिश कर दे सकते हैं एक्सेलेंस को, उसको पूरी तरह डिलेजिटिमाइज कर दे सकते हैं और तर्क आपका डेमोक्रेटिक रहेगा हमेशा। तो मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये हेमलता आपकी बात का भी उत्तर नहीं है, क्योंकि छात्रों ने कभी दूसरों से लीडरशिप मांगी नहीं, कोई इतिहास नहीं रहा। 50 के दशक में पटना में बड़ा आंदोलन हुआ, बंगाल में जब छात्र निकल के नक्सलबाड़ी चले गए तो उन्होंने किसी से नहीं कहा कि मुझको लीडरशिप। 74 में वो निकले, ठीक है, जेपी आ गए, तो जेपी की एक हिस्ट्री थी, इस वजह से वो लीडर बन गए, लेकिन छात्र लीडरशिप नहीं मांग रहे। उसी तरह अभी भी छात्र लीडरशिप नहीं मांग रहे और यही इस अभी का जो, मैं इसको मूवमेंट नहीं कहूँगा, एक मूवमेंट के पहले का फेज है, इसके अभी तक कामयाब रहने का या क्रेडिबल रहने का इसका एक कारण यही है कि ये पूरी तरह से छात्रों के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसलिए हमको शायद लीडरशिप देने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मसलन मैं खुद एक छात्र राजनीति में भाग लेने वाला व्यक्ति रह चुका हूँ और मेरे लिए ये बात बहुत अपमानजनक लगती है अगर मैं किसी से लीडरशिप लेने जाता हूँ। मैं किसी को देने को तैयार नहीं था। क्योंकि टाइम बिल्कुल बचा नहीं है, इसलिए बात ज़्यादा नहीं की जा सकती। अब मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी अद्भुत बात जो मुझे दिखाई देती है पूरे प्रोसेस में, वो ये दिखाई देती है कि CAA और NRC आते हैं और वो कहीं दूर किसी को इम्पैक्ट कर रहे हैं और यहाँ से स्टूडेंट उठ खड़े होते हैं। ये एक अद्भुत बात है कि हमारे देश का वो नौजवान जिसको हम अभी तक कह रहे थे कि ये मार्केट इकोनॉमी की पैदावार नौजवान जो है उसको सिर्फ अपनी म्यूज़िक, अपने नौकरी, पे पैकेज वगैरह वगैरह, इसके अलावा किसी चीज़ से मतलब नहीं, उसने गलत साबित कर दिया। ये एक मूवमेंट है या मूवमेंट का शुरू का फेज़ है। मेरे ख्याल में हम में से हर एक की ये जिम्मेदारी है जो कल तक नई नस्ल को कोसते रहे कि जाएं उनसे जाके माफ़ी मांगें कि हम ये समझते थे तुम ऐसे नहीं हो, तुम उठ खड़े हुए हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे सर पे हाथ रखने को तैयार हैं। हमारा काम यही है कि हम उनको प्रोत्साहन दे करके और जिस आफत से भी बचा सकते हैं बचाएं। मेरे ख्याल में इसी नोट से एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, मुझे बहुत दिलचस्प लगा दिल्ली विश्वविद्यालय में
जब एक तरह की दहशत थी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुआ, फिर रामजस कॉलेज पर हमला हुआ और ऐसा लगता था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। उस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय में पिंजरा तोड़ समूह की जो लड़कियां थी, उन्होंने पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बहुत ही आक्रामक जुलूस निकाला और उन्होंने कहा कि रोक सको तो रोको। अब मुझको ये पता था कि पुराने जेंडर पूर्वग्रहों की वजह से ही इनको छुआ नहीं जा सकता है और शायद ये लड़कियां इसका इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन वो बहुत दिलचस्प इस्तेमाल था जिसमें उन्होंने पहली बार चुनौती दी कि हम नारे लगाएंगे ABVP के खिलाफ, RSS के खिलाफ, पूरी यूनिवर्सिटी में घूमेंगे, हमको छू कर देखना है। और पहली बार यह झिझक भी मैंने टूटते हुए देखी, परसों भी सड़क पर दूसरी जगह, कि अगर मारपीट हो रही है तो वो मार खाने को तैयार है, उसमें कोई झिझक नहीं है। जो याद दिलाता है गांधी के मुंह